हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व क्या होता है, इसके प्रमाण क्या हैं, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है और भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो अभी ये जो अपन ने लिख रखा है ये बेसिक है, इनमें से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना रहती नहीं है। फिर भी अपन देख लेते हैं कि भाई भूचुंबकत्व होता क्या है। तो देखिए, भूचुंबकत्व का मतलब क्या होता है। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। और इसी का एक और नाम है पार्थिव चुंबकत्व। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने डेफिनेशन लिख रखी है कि पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को ही क्या कहा जाता है, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहा जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी के पास क्या है, चुंबकीय गुण होता है। हमें कैसे पता चला, इसके कुछ प्रमाण हैं। पहला प्रमाण देखिए क्या है कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ही ठहरता है। चुंबकीय सुई हो या कंपास हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी जो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दूसरा देखो कि पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे का टुकड़ा, अगर किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद में उस लोहे के टुकड़े में भी चुंबकीय गुण आ जाता है, यानी वो चुंबक बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी जो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और तीसरा पॉइंट देखिए कि किसी दंड चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। उदासीन बिंदु क्या होते हैं भाई, कि जब किसी दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है तो कुछ बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं हमें जहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये इसके प्रमाण हो गए, आपको अपने बेसिक जानकारी के लिए ध्यान में रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये जरूर नोट करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और ये मान जो वो 10⁻⁻5 टेस्ला कोटि का होता है। अब हम कह रहे हैं कि जो भूचुंबकत्व है पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, और उसमें जो एक सिद्धांत जो सब मानते हैं वो है, एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है एल्सीसर का सिद्धांत। ये एल्सीसर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब पृथ्वी, क्योंकि अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी में अगर आप पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाओगे तो उसमें तापमान जो वो बढ़ता जाएगा, और वहाँ पर जो चालक धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन के कारण और पृथ्वी के क्रोड में स्थित इन चालक धातुओं के पिघली हुई अवस्था में होने के कारण वहाँ पर 7 धाराएं उत्पन्न होती है, और इन 7 धाराओं के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा जो है वो इस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आपको ये कारण जो है वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भूचुंबकत्व के लिए सर्वाधिक सहमति का सिद्धांत एल्सीसर का माना जाता है। इनके अनुसार पृथ्वी के भीतर उसके केंद्रीय कोण में अनेक चालक पिघली हुई अवस्था में उपस्थित होते हैं, जिनमें लोहा व निकल क्या है, मुख्य हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण धीमी 7 धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और ये 7 धाराएं किसको उत्पन्न करती है, विद्युत धारा को, और विद्युत धारा के कारण ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये आपको अपने वीडियो पॉज करके इन सबको आपको लिखना है। उसके बाद में हम डिटेल में बात करेंगे कि भूचुंबक तो होता क्या है, एक कंपास को या चुंबकीय सुई को अगर हम पृथ्वी की सतह पर ले जाएं तो वो किस तरह का व्यवहार दिखाती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो भूचुंबकत्व को समझने के लिए इस पूरे डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब अपने को ये पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सारी थ्योरी जो वो अपने क्लियर हो जाएगी, और फिर हम इस भूचुंबकत्व के टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले अपन इस डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद आप इस डायग्राम को उतार लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी ने ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है, ये हमारे अर्थ या पृथ्वी का डायग्राम है, ठीक है। और आप सभी ने ग्लोब को देखा भाई, ग्लोब जो वो पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, उसी का मॉडल है,
ठीक है। और आप जानते हो कि पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, और उस पृथ्वी पर दो हम ये कह सकते हैं भाई ध्रुव होते हैं, एक को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर भी हमने दो ध्रुव दिखाए हैं और इनको हम बोलेंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि आपने सभी ने ये डायरेक्शन वाला पढ़ा है भाई, जो नक्शा या मानचित्र जो होता है उसमें अपन ने पढ़ा है कि ये नॉर्थ होती है यानी उत्तरी दिशा, ये साउथ यानी दक्षिणी, और ये पूर्वी दिशा ईस्ट, और ये क्या हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, तो उस पृथ्वी के ये दो ध्रुव हो गए, एक हो गया उत्तरी ध्रुव, एक हो गया दक्षिणी ध्रुव, इनको बोला जाता है भौगोलिक और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखो कि इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ये जो मिलाने वाली रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसको हमने नाम दिया है भौगोलिक अक्ष। इसको क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब आप किसी चुंबकीय सुई को या कंपास को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की सतह पर लटकाते हो तो हमने पढ़ा है कि वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ही ठहरता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो वो भौगोलिक उत्तर को नहीं दिखाता है भाई, वो उससे कुछ हटकर इस तरह से संरेखित हो जाता है। ठीक है, और इन दो बिंदुओं को, इन दो ध्रुवों को हमने नाम दिया है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। यहाँ NM से दिखा रखा है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब ये जो पॉइंट है ये कैसे पता चले हमें, तो हम इस चुंबकीय सुई की सहायता से समझ सकते हैं कि जब इस चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर पृथ्वी की सतह पर घुमाया जाता है या इसको ले जाया जाता है अलग अलग स्थानों पर, तो हमें पृथ्वी के सतह पर दो स्थान ऐसे प्राप्त होते हैं, दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहाँ पर ये चुंबकीय सुई जो है वो क्या हो जाती है भाई, ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाती है। मान लो हम यहाँ से इस तरफ गए तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये चुंबकीय सुई जो है वो इस पृथ्वी की सतह की क्या हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी एंगल जो है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार इस चुंबकीय सुई को अगर हम इस तरफ लेकर आए तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये चुंबकीय सुई फिर से जो है वो क्या हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी यहाँ भी एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह पर हमें दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर ये चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है, और इन दोनों बिंदुओं को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चुंबकीय सुई भौगोलिक नॉर्थ को नहीं दिखाएगी, ये चुंबकीय सुई जब वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो इस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हमने नाम दिया है चुंबकीय अक्ष। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, हम क्या करते हैं, इस सुई को यहाँ लेकर गए तो 90 डिग्री आया, यहाँ भी 90 डिग्री आया, फिर हम इस चुंबकीय सुई को फिर से हम दो और स्थानों पर घुमाते हैं तो हमें पृथ्वी की सतह पर ही दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समांतर होती है, यानी एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, थीटा जो है वो 0 डिग्री। यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है भाई कि इस चुंबकीय सुई को जब हम पृथ्वी की सतह पर ले जाते हैं तो दो बिंदु तो ऐसे प्राप्त होते हैं जहां 90 डिग्री एंगल बनता है, और दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर ये चुंबकीय सुई बिल्कुल समांतर रहती है, यानी थीटा कितना, 0 डिग्री। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाला ये तल जो कि चुंबकीय अक्ष के क्या है, लंबवत है, इसी को हम क्या कहते हैं, जो मैंने यहाँ ग्रीन से डॉट डॉट से बना रखा है, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये चुंबकीय सुई जब हम इसे पृथ्वी की सतह पर घुमाते हैं तो दो बिंदु जहां पर 90 डिग्री होता है वो प्राप्त होते हैं, तो दो बिंदु जहां पर ये थीटा क्या है, 0 डिग्री। इसके अलावा आप पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी जाओगे तो इस चुंबकीय सुई का पृथ्वी की सतह के साथ कोण जो वो अलग अलग प्राप्त होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान जो वो पूरी पृथ्वी की सतह पर अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो बाकी सब जगह आपको थीटा जो वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। अब देखो कि जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ही प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी ये हो गया इसका नॉर्थ ईस्ट चुंबकीय सुई का, और ये क्या हो गया इसका दक्षिणी सिरा। और आप जानते हो कि जब दो चुंबक को अगर पास पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि उन दोनों का विपरीत ध्रुव होना चाहिए। ठीक है ना, जब दो चुंबकों का विपरीत ध्रुव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और समान ध्रुव होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो कि अगर ये चुंबकीय सुई का नॉर्थ सिरा है
और ये साउथ है, और हम कह रहे हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, तो अगर पृथ्वी चुंबक है तो उसके पास भी क्या होने चाहिए, वही दो ध्रुव होने चाहिए। अगर इस चुंबकीय सुई का ये नॉर्थ है तो आप मुझे बताएं कि इस पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ किस तरफ होगा। सीधी सी बात है भाई कि अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, और पृथ्वी एक चुंबक है, तो इस तरफ पृथ्वी का कौन सा सिरा होना चाहिए, वो दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। इसीलिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर दंड चुंबक के रूप में, ये एक्चुअल में किसको व्यक्त करता है, ये पृथ्वी के चुंबक को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो सीधी सी, हाँ जी, तो अगर ये चुंबकीय सुई है, इसका ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है, तो अगर पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है तो सीधी सी बात है अपोजिट ध्रुव जो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यानी ये इस पृथ्वी का चुंबक का दक्षिण ध्रुव होगा जो कि उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, और क्योंकि ये साउथ पोल है तो इस तरफ पृथ्वी के चुंबक का क्या होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पृथ्वी चुंबक है तो पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव तो होगा उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी ध्रुव होगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी कारण से ये चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर संरेखित होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव वो हमेशा नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और ये उत्तरी ध्रुव जो वो दक्षिण ध्रुव को, इस चुंबकीय सुई के दक्षिण ध्रुव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में लिख कर आना है, इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, इनके बीच में अंतराल है, और 11.3 डिग्री पर एक दूसरे के क्या है, अंतर पर स्थित होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ मैंने लिख रखा भाई, जो चीज़ आपने यहाँ पढ़ी वही लिखी है कि यदि किसी चुंबकीय सुई को इस प्रकार से लटकाया जाए कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, तो चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के 2 स्थानों पर पूर्णतः ऊर्ध्वाधर और 2 स्थानों पर क्या होती है, समांतर, ठीक है, और क्षैतिज के साथ अन्य स्थानों पर क्या करेगी, अलग अलग कोण बनाती है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में होना चाहिए, और दक्षिण ध्रुव हमेशा उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए। इसी कारण चुंबकीय सुई सदैव नॉर्थ साउथ दिशा में संरेखित होती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो भूचुंबकत्व का कंप्लीट होता है। इसमें आप भौगोलिक अक्ष की परिभाषा जरूर लिख लें। उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये चुंबकीय निरक्ष की परिभाषा भी आप नोट कर लें। अब अपन चलते हैं भूचुंबकत्व के अवयव की तरफ, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, किसी पृथ्वी के किसी सतह पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें 3 अवयवों को जानना आवश्यक होता है, उन्हीं को हम कहते हैं भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 राशियों को जानना आवश्यक है, जिन्हें हम भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ये तीनों अवयव कौन कौन से हैं भाई, ये आपको तीनों ध्यान रखने और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है दिक्पात कोण, क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। नति या नमन कोण क्या होता है, और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये 3 अवयव हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले दिक्पात कोण को समझने के लिए उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या होती है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या है। इस डायग्राम में आइए आप, ये रहा भौगोलिक, क्योंकि देखो नाम आ रहा है भौगोलिक, तो आपको भौगोलिक वाली अक्ष को ही देखना है। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये रहा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है, इनको मिलाने वाली रेखा कौन है, भौगोलिक अक्ष, ठीक है। तो भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है भाई, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो तल है, ठीक है, या जो पृष्ठ है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, अगर ये भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये भौगोलिक अक्ष हो गई, तो इससे गुजरने वाले इस ऊर्ध्वाधर तल को, ये वाला जो तल है, ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक अक्ष कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, तो सीधी सी बात है, आपको चुंबकीय अक्ष पर जाना है। तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को इस तरह से, ठीक है, इस ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद रह जाएगी, आपको लिखना भी है। फिर से बता देता हूँ, भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। चुंबकीय याम्योत्तर मतलब चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, सबसे पहले अपने एंगल आता है कि दिक्पात कोण क्या होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो हम आसानी से अब हम पढ़ सकते हैं कि दिक्पात कोण क्या है, नति या नमन कोण क्या है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है। तो मैं अब इस डायग्राम को एक बार मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये जो पीछे वाला पृष्ठ है,
पीछे वाला जो तल है ये तो है भौगोलिक यामी उत्तर, ठीक है। और ये दूसरा जो तल है आगे वाला जो आपको दिख रहा है ये है चुंबकीय यामी उत्तर, ठीक है। उस डायग्राम में भी अपन ने देखा था कि ये था भौगोलिक यामी उत्तर और ये था चुंबकीय यामी उत्तर, यानी भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। पहला अवयव आपको ध्यान रखना है, दिक्पात कोण क्या होता है। इस दिक्पात कोण को हम डी से व्यक्त करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि दिक्पात कोण क्या है तो भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अलग अलग स्थानों के लिए इस दिक्पात कोण का मान जो वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे बम्बई के लिए अलग होगा, दिल्ली के लिए अलग होगा, ठीक है, जयपुर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो है नति या नमन कोण क्या होता है। जब आप किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हो तो हमने देखा था कि वो चुंबकीय अक्ष के समांतर जो है वो संरेखित हो जाती है, यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को व्यक्त करती है। ये चुंबकीय सुई जो है ये पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय यामी उत्तर में इस पृथ्वी की सतह के साथ जितना कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नति या नम्न कोण कहते हैं। और यहाँ जो आपको ये थीटा दिख रहा है इसी का नाम क्या है, नम्न कोण, या हम इसको क्या कह सकते हैं, नति कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि नति या नम्न कोण क्या है, तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के साथ जितना कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, नति या नम्न कोण कहते हैं। और हमने देखा कि इसका नति या नम्न कोण का मान है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नति या नम्न कोण का मान कितना होता है, तो हमने बताया था भाई वहाँ पर तो होगा क्या, 90 डिग्री, ठीक है। और जो चुंबकीय निरक्ष वाले दो बिंदु है वहाँ पर नति या नम्न कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि नति या नम्न कोण क्या है, तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के साथ जितना कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, नति या नम्न कोण। इसका मान पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान जो वो 90 डिग्री होगा और चुंबकीय निरक्ष पर इसका मान जो वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ देखो भाई कि ये पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और हम जानते हैं भाई ये एक सदिश राशि है तो इसको हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। घटकों में वियोजित करना अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर घटकों का सदिशों में वियोजन आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो अब देखो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ जो घटक है उसको हमने नाम दिया बी एच, यानी हॉरिजॉन्टल। एच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या है, बी एच क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और बी एच की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो आप इस बी के फॉर्म में तो क्या जाएगा, बी कोस थीटा, ठीक है। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जिसके साथ एंगल बनाता है वो तो हमेशा कोस आएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा। और बी वी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये बी वी की वैल्यू क्या जाएगी भाई, बी वी ये हो जाएगा आपके बी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है भाई, क्योंकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान इस दिशा में कितना होगा, बी कोस थीटा, और इसके लंबवत घटक जो है उसका मान कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका, अब यहाँ से आपको एक छोटा सा डेरिवेशन जो है वो पूछा जाता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो वो अपन यहाँ कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो भाई बी एच बराबर हमने लिखा बी कोस थीटा, समीकरण नंबर 1, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है बी वी उसको अपन ने लिखा बी साइन थीटा, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। आप क्या करो, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इस तरफ तो आ जाएगा आपके पास बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो इसकी वैल्यू जो है, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी जो है बी स्क्वायर वो क्या होता है, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश के रूप में, सदिश बी बराबर क्या होगा, क्षैतिज घटक प्लस ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। यहाँ से एक डेरिवेशन और पूछा जाता है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे बी एच की वैल्यू दे देगा, बी दे देगा, बी वी पूछ लेगा, ठीक है। और आपसे ये दोनों देकर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। यहाँ से एक और रिजल्ट अपन याद रखेंगे कि अगर हम समीकरण 2 में
1 का भाग देने पर, देखो भाग दोगे तो क्या जाएगा, इस तरफ तो आ जाएगा b साइन थीटा अपॉन b कोस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच। तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा टेन थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नति या नमन कोण दे देगा, बी एस दे देगा, बी वी पूछ लेगा, या बी वी दे देगा, बी एच पूछ लेगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो हम भूचुंबकत्व के अवयव वो पूरा कर चुके हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भौगोलिक यामी उत्तर क्या होता है, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय याम्योत्तर चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, इन दोनों याम्योत्तर के बीच बनने वाला एंगल दिक्पात कोण होता है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, ठीक है। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वो चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाता है। ये चुंबकीय सुई उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी मान को व्यक्त करता है। ये पृथ्वी की सतह के साथ जितना एंगल बनाता है उसे हम नमन कोण कहते हैं। नमन कोण का मान पूरी पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होगा। दो बिंदुओं पर ये 90 डिग्री होता है, वो होते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, और दो बिंदुओं पर ये शून्य होता है, जिन्हें हम चुंबकीय निरक्ष वाले बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके दिक्पात कोण, नति या नमन कोण। और फिर हमने पढ़ा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्योंकि ये बी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है तो जिसके साथ ये थीटा कोण बनाएगा वो बी कोस थीटा घटक हो जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो बी साइन थीटा हो जाएगा। और फिर हम इससे निकालेंगे, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है और ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। इस तरह से आपके भूचुंबकत्व के अवयव वाला टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।